Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of June 2020. तो 8 जून 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल और गेट आर PDFs, they can get that from the links given in the description comment section below. फ्रॉम yesterday we have started the revision series also. तो नीचे उसकी भी लिंक मैंने दे दी है रिवीजन सीरीज़ की, तो आप प्लीज़ वो वीडियो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं. जो 2020 प्रीलिम्स में देना चाहते हैं उनके लिए रिवीजन हमने स्टार्ट किया है. द सीरीज़ विल डिपेंड अपॉन द व्यूज़, द रिस्पॉन्स विच वी गेट फ्रॉम योर साइड. तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखें और शेयर करें फ्रॉम योर साइड. ओके, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए. बार बार कहने के बाद भी आप नहीं करते हैं. सो लेट्स सी कि क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइड स्कीम. तो स्ट्राइड स्कीम के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दिस स्कीम एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग रिसर्च कल्चर एंड इनोवेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ द कंट्री. दूसरा कह रहा है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. सो थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस. आंसर फॉर दिस विल बी सी, बोथ 1 and 2. तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने लॉन्च किया था द स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी. स्ट्राइड स्कीम क्या है? ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी. तो इट इज़ एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग रिसर्च कल्चर इनोवेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज ऑफ द कंट्री, जैसा कि स्टेटमेंट दिया हुआ था. ठीक है ना. सेकेंड क्वेश्चन इज, गो ट्राइबल कैंपेन समटाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली एम्स एट. गो ट्राइबल कैंपेन अभी रिसेंटली न्यूज में आता है, तो ये किसके रिगार्डिंग है. फर्स्ट ऑप्शन इज इम्पार्ट वोकेशनल ट्रेनिंग टू द ट्राइबल यूथ्स. Second is promote tribals education in global universities. C is selecting potential tribal youths for Olympic Games. या D, promote tribal art craft in global market. So think of the answer and now let me tell you the answer. Answer for this will be D, promote tribal art craft in the global market. तो go tribal campaign काहे के लिए है? For promoting tribal arts crafts in global market. तो डी विल बी दी आंसर. तो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. जो ट्राइफेड होता है ना, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है गो ट्राइबल कैंपेन को. ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका है गो ट्राइबल कैंपेन. तो ये याद रखिएगा. दिस इज अनदर फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 3 इज, विद रिस्पेक्ट टू द कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन, यानी कि कोरियन DMZ के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट डिवाइड्स द कोरियन पेनिनसुला इनटू द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑन द नॉर्थ एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑन द साउथ. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, इट वॉज क्रिएटेड इन 1949 आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत. तो पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड नॉर्थ में है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑन द साउथ. तो ये है, तो उस हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड नॉर्थ में एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि साउथ कोरिया साउथ में है. दूसरा स्टेटमेंट ज़रूर गलत है, क्योंकि ये 1953 में बना था, ना कि 1949 में. इट वाज नॉट क्रिएटेड इन 1949 बट इन 1953, जब कोरियन वॉर आर्मिस्टिस एग्रीमेंट होता है, जिसने कि कोरियन वॉर को एंड किया, तो DMZ क्रिएट की गई थी 1953 में कोरियन वॉर आर्मिस्टिस एग्रीमेंट के साथ. ठीक है ना. तो ये आपको याद रखना. दिस इज अनदर थिंग विच यू शुड रिमेंबर एंड इज इंपॉर्टेंट. कुछ फैक्चुअल न्यूज आइटम्स देख लेते हैं. सेंस लो कॉस्ट कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजन जनरेशन. अब क्या है, एक लो कॉस्ट कैटलिस्ट बनाया गया है हाइड्रोजन जनरेशन के लिए, उसका नाम है सेंस, CENS. ओके, तो सेंस नाम का लो कॉस्ट कैटलिस्ट बनाया गया है हाइड्रोजन जनरेशन के लिए. तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, जो कि ऑपरेट करता है द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर. उसने इन्वेंट किया है लो कॉस्ट इफेक्टिव वे टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर यूजिंग मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड. तो ये जो सेंस कैटलिस्ट है, ये मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड का बना हुआ है. इट इज़ अ ईजियर वे टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर. ओके, हाइड्रोजन को वाटर से बनाने की मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है बाय यूजिंग दिस मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड. तो मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है. सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज ने इसको बनाया है. दूसरा जो न्यूज़ है वो है, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस एंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, the ongoing sixth mass extinction may be one of the most serious environmental threats to the
परसिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन। जो अभी जो रिसेंटली फेज चल रहा है वो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का फेज चल रहा है, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का फेज चल रहा है। तो मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ एक्सटिंक्शन और व्हेन द अर्थ लूजेज मोर देन 3/4 ऑफ इट्स स्पीशीज इन अ जियोलॉजिकली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो मास एक्सटिंक्शन एक ऐसे पीरियड को कहते हैं जब अर्थ लूजेज मोर देन 3/4 ऑफ इट्स स्पीशीज इन अ जियोलॉजिकली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जब जियोलॉजिकली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 3/4 ऑफ द स्पीशीज, 3/4 ऑफ द स्पीशीज जब अर्थ लूज कर देती है तो वो मास एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है ना। इसके पहले कितने एक्सटिंक्शन हो चुके हैं? तो 5 एक्सटिंक्शन इसमें इसके पहले हो चुके हैं। एंड दिस हैज लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ 70 to 95% ऑफ द स्पीशीज ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्टेड अर्लियर। उसका इतना लॉस हो चुका है। सिक्स्थ एक्सटिंक्शन जो है इसको एंथ्रोपोसीन भी कहा जा रहा है, एंथ्रोपोसीन भी कहा जा रहा है, एंथ्रोपोसीन। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एंथ्रो जो है ये ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड होता है। तो एंथ्रोपोसीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिसमें इस एक्सटिंक्शन का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ह्यूमन बींग्स है, वो ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट है। इस कारण सबसे देखिए आपका कहना चाहिए कि जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न ह्यूमन बींग्स है। ठीक है ना। इसको मैं आपको फोटोग्राफ के थ्रू दिखा देता हूँ। देखो 450 मिलियन ईयर्स अगो पहला एक्सटिंक्शन होता है जिसको ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन कहा गया था, 450 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। देन लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन होता 375 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, लेट डेवोनियन। देन उसके बाद परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन हुआ था 252 मिलियन ईयर्स अगो, ट्रायसिक परमियन ट्रायसिक। देन ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन हुआ था 201 मिलियन ईयर्स अगो, जिसमें आपका डायनासोर्स एंड ऑल ये भी लूज हुए थे। देन आपका क्रिटेशियस पैलोजीन एक्सटिंक्शन हुआ था 66 मिलियन ईयर्स अगो, पैलोजीन क्रिटेशियस पैलोजीन एक्सटिंक्शन। तो ये 5 पहले के थे अभी तक के जो एक्सटिंक्शन हुए थे। फिर से था ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन, लेट डेवोनियन, परमियन ट्रायसिक, ट्रायसिक जुरासिक, क्रिटेशियस पैलोजीन। ओके, तो याद रखिएगा। और अर्थ का फॉर्मेशन आप सबको पता है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। ठीक है ना। एंड 541 मिलियन ईयर्स अगो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद आपका जो एक्सटिंक्शन शुरू हुए हैं वो 450 मिलियन ईयर्स अगो से शुरू हुए हैं जब ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन होता है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। एंड करेंटली जो है वो सिक्स्थ फेज चल रहा है, एंथ्रोपोसीन आप बोल सकते हैं इसको, एंथ्रोपोसीन बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स। तो न्यूज एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। रिस्टोर द अप्रैल स्टेटस अलोंग LAC। इंडिया ने अब कहा है चाइना को कि आप रिस्टोर करिए जो अप्रैल में स्टेटस था इंडिया और चाइना का इन द बॉर्डर एरिया, वो आप मेंटेन करिए। ठीक है ना। तो आप सबको पता ही है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है कहाँ चल रहा है? बेसिकली ये पेंगोंग सो वाले रीजन में चल रहा है जहाँ पे गलवन वैली एरिया भी है, ओके, देमचुक रीजन भी है। ठीक है ना। देन क्लैशेस नाकुला में भी इरप्ट हुए थे जो कि सिक्किम में है। नाकुला इज इन सिक्किम। देन पेंगोंग लेक इज इन लद्दाख वाला रीजन, वो आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद आर्मी चीफ्स ने स्टेटमेंट दिए। उसके बाद कमांडर्स की मीटिंग हुई, चाइना ने नया कमांडर भी अपॉइंट किया एंड चाइना ने कहा कि सिचुएशन जो स्टेबल है। इंडिया कह रहा है कि आप अप्रैल वाले स्टेटस में मूव करिए जो LAC पे था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप सबको पता होना चाहिए कि इंडिया और जो चाइना बॉर्डर है उसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें कि ये वाला जो पार्ट है वो वेस्टर्न पार्ट कहलाता है, देन ये मिडिल पार्ट कहलाता है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला, और सिक्किम वाला और अरुणाचल वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न पार्ट कहलाता है। और यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में आपकी मैकमोहन लाइन होती है, मैकमोहन लाइन जो आपकी ईस्टर्न पार्ट में है, याद रखिएगा। एंड वेस्टर्न पार्ट में आपका जो पेंगोंग सो लेक है वो आती है, देन उसमें माउंटेन्स आते हैं, फिंगर्स इन द माउंटेन, फिंगर्स इन द लेक कहा जाता है उनको। इंडिया क्लेम करता है कि 8th फिंगर तक उनकी टेरिटरी है एंड 4th तक वो एरिया कंट्रोल करते हैं। चाइना कहता है कि 2nd फिंगर तक ही आपकी टेरिटरी है। तो ये भी एक रीजन है डिस्प्यूट का। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। कश्मीरी वुमेन अंडर NIA कस्टडी टेस्ट पॉजिटिव फॉर COVID-19। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ NIA है। NIA के बारे में बताता हूँ। NIA बना था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के थ्रू, ओके। तो NIA एक्ट आता है 2008 में, उसके थ्रू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 उसके थ्रू बनाया गया था। इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेज अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ओके। तो ये क्या है? एक एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है एंड प्रोसिक्यूट करती है ऐसे ऑफेंसेस को जो अफेक्ट कर रहे हो देश की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को, या फ्रेंडली रिलेशन विद द
फॉरेन स्टेट्स, ठीक है ना। फिर न्यूक्लियर एटॉमिक फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट भी, स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी, इन केसेस को भी ये देखता है। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली है टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया, टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया, इंडिया में टेरर को कॉम्बैट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इट इज़ ऑल्सो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी आप कह सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ब्रांचेस इसके हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू में है। अब मैं थोड़ा आपको रीसेंट अमेंडमेंट्स बताता हूँ, रीसेंट चेंजेस बहुत सारे किए गए थे। ओके, तो रीसेंट चेंजेस जो थे वो बता देता हूँ मैं आपको। रिसेंट अमेंडमेंट, तो एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 में आया था। इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट अमेंडिंग द ओरिजिनल एक्ट ऑफ 2000 एक्ट, तो 2008 का जो ओरिजिनल एक्ट था उसको चेंज करके अमेंड करके ये अमेंडमेंट लाया गया। दिस बिल सीक्स टू अलाउ द एनआईए टू इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग एडिशनल ऑफेंसेस, तो जो ऊपर मैंने आपको ऑफेंसेस बताए उसके अलावा कुछ एडिशनल ऑफेंसेस को भी ये बेसिकली एनआईए को पावर दे दी गई, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हो गए, या ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफीट करेंसी और बैंक नोट्स हो गया, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 हो गया, ये सारे केसेस भी इसके अंदर आ गए। नाउ जुरिसडिक्शन ऑफ एनआईए को भी इंक्रीज कर दिया गया है, जैसे कि ऑफिसर्स ऑफ एनआईए हैव द सेम पावर एज द अदर पुलिस ऑफिसर्स इन रिलेशन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंसेस अक्रॉस इंडिया, तो एनआईए के ऑफिसर्स को पुलिस ऑफिसर्स वाली पावर दे दी गई। देन ऑफिसर्स ऑफ एनआईए विल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, तो जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस आउट इंडिया के बाहर होंगे उनकी पावर भी एनआईए को दे दी गई है, सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑब्वियसली। The central government may direct NIA to investigate such cases as if the offence has been committed in India. फिर the special court in New Delhi will have the jurisdiction over these cases. Okay. फिर इसके बाद स्पेशल कोर्ट्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ट्रायल ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कंस्टिट्यूट वन और मोर स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22 ऑफ द एनआईए एक्ट 2008, तो स्पेशल कोर्ट बनाने की पावर में एनआईए एक्ट के अंतर्गत है। सेक्शन 11 और सेक्शन 22 जो एनआईए एक्ट का है 2008 का, वो पावर देता है, ठीक है ना। इस स्पेशल कोर्ट में कौन होगा? इट विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय जज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, याद रखिएगा, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी रिसेंटली हुई है। इश्यूज़ क्या क्या हैं? तो इश्यूज़ ये हैं जैसे शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड जो है ये पुलिस फोर्सेस के पास आता है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। लेकिन जब क्रिमिनल लॉज आर पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी कम्स इन द डोमेन ऑफ यूनियन लिस्ट, तो इशू कहाँ से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अथॉरिटी दी थी एनआईए को कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो क्राइम का, ये कर सकते हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में, एक्सप्लोजिव एक्ट के केस में, लेकिन फिर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस क्या करे? जो पुलिस स्टेट लिस्ट के अंदर आती है वो क्या करे? वो ना करे, या तो ठीक है ना, जॉब छोड़ दे, है ना। तो हाउ एवर नॉट एवरी क्रिमिनल ऑफेंस इन द अबव एक्ट इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, तो कोई हर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो किसी भी केस को नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बता करके एनआईए के पास दे देगा, लेकिन हर केस तो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं रहता है। तो फिर ये जो है ये एक तरीके से मतलब कि ओवरलैपिंग की जा रही है दोनों की पावर्स में, और हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल जो है उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाए। तो दैट इज़ द इशू कि एनआईए जो है वो ज़्यादा पावर असर्व कर रही है जो कि पुलिस के पास होनी चाहिए। तो दिस इज द इशू बिहाइंड दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो लेट्स मूव अहेड, यू कैन ऑल्सो मूव विद मी। त्रेहान एंड 15 अदर्स बुक्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड फोर्जरी। तो अब क्या हो रहा है कि बेसिकली नरेश त्रेहान को बुक किया गया है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। इस न्यूज़ में मेरे को मेन जो बताना था वो था मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली जो काला धन है उसको सफ़ेद करके लाना, मतलब इनलेजिटिमेट मनी को आप लेजिटिमेट करके जब ले आते हो वापस, तो दैट इज नोन एज योर मनी लॉन्ड्रिंग। कंसीलिंग और डिस्गाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स सो दैट दे अपीयर टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेजिटिमेट सोर्सेज। इट इज फ्रीक्वेंटली अ कंपोनेंट of other much more serious heinous crimes, okay, such as drug trafficking, robbery or extortion. तो मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीके से कंसीलिंग और डिस्गाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स, मतलब इलीगली ऑब्टेन्ड मनी को जब आप लेजिटिमेट सोर्स से दिखा देते हो तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। IMF के अकॉर्डिंग ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो लगभग 2 से 5% ऑफ वर्ल्ड GDP के बराबर है। तो हाउ द मनी लॉन्ड्रिंग वर्क्स? तो मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा।
मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप होते हैं, प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग, तीसरा इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मतलब पुटिंग योर डर्टी मनी इनटू द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम। लेयरिंग मतलब लेयरिंग कंसील्स द सोर्स ऑफ मनी थ्रू द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बुक कीपिंग ट्रिक्स। तो जब आप सोर्स को हाइड कर लेते हो मनी के तो वो लेयरिंग कहलाती है। प्लेसमेंट मतलब आपने उसको लेजिटिमेट सिस्टम में डाल दिया। लेयरिंग मतलब जब आप उसके सोर्स को छुपा ले गए। एंड इंटीग्रेशन मतलब कि जो लॉन्डर्ड मनी है नाउ इट इज़ विड्रॉन फ्रॉम द लेजिटिमेट अकाउंट टू बी यूज्ड फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो फिर उसको जब आपने किया तो बेसिकली वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग कहला गया। यानी कि प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, दीज आर द 3 स्टेप्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। इनको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। छत्तीसगढ़ कंप्लीट्स 37% ईयरली टारगेट अंडर मनरेगा इन 2 months। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ ने काफ़ी अच्छा काम किया इन द मनरेगा स्कीम एंड नाउ दे हैव कंप्लीटेड नियरली 37% ऑफ द ईयरली टारगेट विद इन 2 months अंडर द मनरेगा। यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत जो 100 दिनों का रोजगार दे रहा था, जितना काम डिसाइडेड था साल भर का, वो उन्होंने 2 महीने में 37% कर लिया। ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग। और इसका रीज़न जो बताया जा रहा है वो टाइमली वेज पेमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर, जो कि कहा गया है कि टाइमली वेज पेमेंट की गई हमारे यहाँ, तो लोगों का मोटिवेशन बना रहा और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। Now let's see the editorial of the day। एडिटोरियल जो है वो इन पर्शियन गल्फ लिटोरल कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज द की। तो ऑथर का कहना है, यहाँ पे ऑथर है हामिद अंसारी, है ना। तो इनका कहना है पर्शियन गल्फ लिटोरल जो कि स्टेट्स हैं वहाँ पे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी। अब सबसे पहले ऑथर ने यहाँ बोला है कि यहाँ पे पर्शियन गल्फ रीजन जो है वो 8 कंट्रीज शेयर करते हैं, जैसे कि बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ओके, तो ये 8 कंट्रीज है जो कि पर्शियन गल्फ रीजन को शेयर करती हैं। बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ऑल आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड देयर इज अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट अमंग देम इन बीइंग मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इनके कॉमन इंटरेस्ट भी है, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का ये काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर भी हैं। ठीक है ना। देयरफॉर दिस इज ऑफ ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑल्सो। तो इन द रीजन इट इज़ ऑफ ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। ओके, अब ऑथर ने यहाँ पे बोला कि 1970 के पहले तक तो ये ब्रिटिश इट वाज गार्डेड ब्रिटिश लेक, इसको ब्रिटिश लेक कहते थे, गार्डेड ब्रिटिश लेक। 1970 में फिर आपका 1970 के बाद इसमें आप यहाँ पे ईरानियन रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यूएस जो है वो काफ़ी ऐसी चीज़ों में इंटरफेयर करता है जहाँ पे उसको प्रॉफिट दिखता है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर भी किया। ठीक है ना। तो ऑथर भाई देखो, इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं थी, मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, यहाँ तक आपको कोई खास चीज़ नहीं मिलेगी, नॉर्मल है। इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट्स ज़रूर ऐड कर देता हूँ, जैसे कि जीसीसी क्या है। जीसीसी आपको पता होना चाहिए कि इट्स ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस ऑफ कंट्रीज इन द अरेबियन पेनिनसुला। 1981 में ये बना था टू फॉस्टर सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन। इसके मेंबर्स हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। 6 मेंबर हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर इट्स मेंबर एंड दे गैदर एवरी ईयर टू डिस्कस कोऑपरेशन एंड रीजनल अफेयर्स। ओके, तो ये जीसीसी हो गया। दूसरा फैक्ट यहाँ पे ओपेक का मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 13 नेशंस फाउंडेड ऑन 14 सितंबर 1960 इन बगदाद एंड 5 मेंबर तब इन्होंने मिलकर बनाया था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। 1961 में कतर इसमें जुड़ जाता है और 1965 से इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। रिसेंटली 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ओपेक छोड़ा है, एक है आपका कतर, दूसरा है इक्वाडोर। तो कतर और इक्वाडोर ने ओपेक छोड़ दिया है, तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ऑथर यहाँ पे इवॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोलने चाहते हैं, ऑथर ने कहा है कि अभी रिसेंटली ओपेक हो चाहे जीसीसी हो, दोनों का स्ट्रक्चर एक ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है, दोनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा है। जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, कोविड-19 में तो इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गई, ऑयल और ज़्यादा प्लमेट कर गया। इस कारण से अगर आप देखो तो जो सऊदी अरेबिया है वो बिल्कुल उसकी पावर फेड होती जा रही है। यूएई, कतर एंड ईरान जो हैं दे आर इमर्जिंग एज न्यू रीजनल लीडर्स। ओमान एंड इराक विल हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर sovereignties also. GCC is effectively ended and OPEC is becoming irrelevant as oil policy moves into a tripartite global
कॉन्डोमिनियम। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जीसीसी तो फेड हो ही गया है, ओपेक भी इट इज़ बिकमिंग इररेलेवेंट, क्योंकि ऑयल पॉलिसी जो है वो अब इनके हाथ में नहीं रही है, एक ट्रिपार्टाइट उसमें कोडोमिनियन में चली गई है। देन जो सऊदी अरेबिया बिगेस्ट पावर था यहाँ के, उसकी पावर फेड होती जा रही है, और ओमान एंड इराक की पावर ओमान, यूएई, कतर एंड ईरान जो है वो इमर्ज कर रहे हैं एज द न्यू रीजनल लीडर्स की तरह। तो ये एक जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिला है, उसके बारे में ऑथर ने यहाँ पे बताया। इंडिया एंड द टाइज विद द पर्शियन गल्फ, यहाँ पे ऑथर का कहना है कि इंडिया की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इकोनॉमिक पॉलिटिकल विद द जीसीसी, दैट हैज़ ब्लॉसम्ड इन द रिसेंट ईयर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, एंड इंडिया से एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में है। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न का स्टेट भी, जैसे कि ईरान को लेकर के कन्फ्यूज़न का स्टेट है, स्पेशली आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस लगाए उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया ईरान के रिलेशनशिप में डाउट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है ना। इंडिया और पर्शियन गल्फ का अगर हम बायलैटरल ट्रेड देखें तो दैट इज़ नियरली $121 बिलियन, एंड रेमिटेंस जो है वो नियरली 49 बिलियन डॉलर के आसपास आता है फ्रॉम द वर्कफोर्स ऑफ ओवर 9 मिलियन। तो 9 मिलियन से ज़्यादा की वर्कफोर्स है जो यहाँ पे काम करती है। एंड जीसीसी कंट्रीज सप्लाई नियरली 34% ऑफ अवर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, एंड नेशनल ऑयल कंपनीज इन सऊदी अरेबिया एंड अबू धाबी आर पार्टनर्स इन अ 44 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन द जाइंट रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी। तो जो हमारी जो रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी है उसमें लगभग $44 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी अरेबिया और अबू धाबी की कंपनीज है। इन एडिशन सऊदी अरामको, जो सऊदी अरेबिया की अरामको कंपनी है जो वहाँ की सबसे बड़ी ऑयल मेजर है, इट इज़ रिपोर्टेड टू टेक 20% स्टेक इन रिलायंस ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस। तो 20% लगभग स्टेक्स वो लेने के उसमें है। तो दीज आर द रिलेशनशिप ऑफ इंडियन कंट्रीज विद द पर्शियन गल्फ कंट्रीज, एंड पर्शियन गल्फ का जो स्टेटस चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की ज़रूरत है उस रीजन में, ना कि कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी की, ऐसा ऑथर ने कहा है। सेकेंड आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे है पेजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन द कोविड फाइट। तो कोविड फाइट में प्राइवेट सेक्टर का किस तरीके से योगदान बढ़ाया जा सकता है। ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि इंस्टेड ऑफ आर्म ट्विस्टिंग द प्राइवेट सेक्टर, आप उसकी बाहें मत मरोड़ो, आप उसको घुमाओ मत, उससे आप नॉर्मली उसको मतलब पॉलिसी बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको इंक्लूड करने की कोशिश करो। अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल मुझे नहीं लगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट नहीं थे जो कि डिस्कस करने होंगे, लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सारे पॉइंट्स हैं उन्होंने कैसे पॉइंट आउट किए, पहला जैसे टेस्टिंग के लिए, दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, तीसरा प्रोक्योरमेंट फॉर बायो मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है ना, तो इन चार उसमें ही डिवाइड किया गया इसको। ठीक है ना, याद रखना कौन कौन से, टेस्टिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज ऑफ बायोमेडिकल, देन योर सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये 4 पॉइंट्स पे किया है। सबसे पहले जो है लेबोरेटरी सर्विस यानी कि टेस्टिंग के लिए ऑथर ने बोला है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो पहला ऑप्शन ऑथर ने दिया, एन एक्रेडिट प्राइवेट लेबोरेटरी कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू बी co-located इन अ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी प्रेफरेबली इन Tier 2 और Tier 3 पब्लिक हॉस्पिटल। तो फिर से रिपीट करते हैं, एक्रेडिट प्राइवेट लेबोरेटरी को कॉन्टैक्ट किया जा सकता है टू बी co-located इन अ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। तो पहले तो हम किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकते हैं लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, जो कि Tier 2 Tier 3 पब्लिक हॉस्पिटल्स वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि जो स्टेट्स ऑलरेडी जहाँ पे प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं उनको अपन बोल सकते हैं कि आप कोविड-19 के टेस्ट को इंक्लूड करो। अगर आपके यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है तो आप कोविड-19 के टेस्ट को इंक्लूड करो। दूसरा, गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि प्रोक्योर कर सकता है टेस्टिंग किट इन दोज प्राइवेट जो लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर कर सकता है टेस्टिंग किट के लिए, और थोड़ा सा फीस के साथ वो बोल सकता है प्राइवेट लेबोरेटरीज़ को कि आप टेस्टिंग करो। दूसरा ऑप्शन जो ऑथर ने कहा है वो है सस्पेक्ट केसेस कैन बी इशूड वाउचर्स फॉर टेस्टिंग इन एनी इम्पैनल्ड प्राइवेट लेबोरेटरीज। जो सस्पेक्ट केसेस है उनको आप इशू कर सकते हो वाउचर्स, और वो ई वाउचर्स जो जनरेट होगा वो टेली हेल्थ कॉल सेंटर्स में या कहीं पे भी आप ई वाउचर्स की फैसिलिटी कर दो, और उसके बाद उनको कह दो कि आप जाके टेस्टिंग करा लो, उसके बाद आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, अ मोबाइल सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी कैन बी ऑपरेटेड बाय अ प्राइवेट एंटिटी इन हाई डेंसिटी क्लस्टर। जो हाई डेंसिटी क्लस्टर्स हैं, जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ज़्यादा
केसेस आपको देखने को मिला है, ज़्यादा कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे मोबाइल सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप की जा सकती है प्राइवेट एंटिटीज़ के अंतर्गत। तो इस तरीके से क्या होगा कि प्राइवेट एंटिटीज़, प्राइवेट लेबोरेटरीज, प्राइवेट टेस्टिंग फैसिलिटीज़, इनको आप काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड कर लोगे इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। दूसरा जो हमने बात किया था, पहला हमने टेस्टिंग की बात कर ली, दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो कोविड-19 केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सबको पता है कि किस तरीके से स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लोगों को एडमिट नहीं कर रहे हैं, लोगों को अंदर नहीं ले, क्योंकि आईसीयूज इतने अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा है कि यू हैव टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी इन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़, स्पेशली ऐसी सिटीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरियाज होते हैं। यहाँ ऑथर ने ऑप्शन दिया है ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कुड बी हायर्ड, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर कर सकते हो, और पब्लिक हॉस्पिटल के जो सिंपल रूम है उनको आप आईसीयू में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है ना। और अगर मान लो इतने रूम्स अवेलेबल नहीं है पब्लिक हॉस्पिटल्स में जिनको कि आईसीयू में कन्वर्ट किया जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर के आप उन्हीं के वार्ड्स को आईसीयू वार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, या उनके आईसीयू वार्ड्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बोली है। The center can provide viability gap funding to the state to support and develop such facility। तो बाद में viability gap funding के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि सपोर्ट कर सकते हो स्टेट्स को, ताकि वो इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराए। तो वही वाली बात है यहाँ पे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रिफर द पेशेंट टू इम्पैनल्ड प्राइवेट कोविड-19 हॉस्पिटल्स एट अ फिक्स्ड पैकेज रेट। गवर्नमेंट ये भी कर सकता है कि जो पेशेंट्स हैं उनको इम्पैनल्ड प्राइवेट कोविड-19 हॉस्पिटल्स में फिक्स्ड पैकेज रेट पे भेज सकता है। तो दीज आर द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल फॉर हॉस्पिटलाइजेशन पर्पस। तीसरा जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में ऑथर ने यहाँ बोला है बेसिकली कि आपको क्या है कि जो सप्लाई चेन में आपको टेस्टिंग किट्स हो गई, वेंटिलेटर हो गए, बायोमेडिकल सप्लाईज हो गई, इनको बेसिकली अभी करंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो नहीं पूरा कर पा रहे, तो आपको और ज़्यादा प्राइवेट पार्टनर्स को रोप इन करना चाहिए इन ऑर्डर टू डेवलप दीज टेस्टिंग किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, बायोमेडिकल सप्लाईज, पीपीई किट्स एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ पे इनोवेशन टाइप्स की भी ज़रूरत है, ताकि जल्दी से जल्दी आप क्या कर सकते हो कि उनको डेवलप करो, देन आप उनको लाइसेंस जल्दी प्रोवाइड करो, उनको फैसिलिटेट करो, क्रेडिट फैसिलिटेट करो, ताकि प्राइवेट कंपनीज जो है जल्दी जल्दी इन सबको बना सकें और सप्लाई चेन को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। चौथा जो यहाँ पे ऑथर ने पॉइंट दिया है वो है सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम का। मतलब कि आपको एक रोबस्ट आईटी सिस्टम बनाने की जरूरत है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी शुड बी द बैकबोन फॉर सपोर्टिंग ऑल द पब्लिक एंड प्राइवेट एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग कोविड-19। पूरा डेटाबेस आपके पास होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि सीमलेस आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कौन व्यक्ति है जो कि कोविड-19 से जूझ रहा है, कौन सा ठीक हो चुका है, किसकी टेस्टिंग हो चुकी है, कहाँ टेस्टिंग नहीं हुई है, ई वाउचर की फैसिलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, पेमेंट एक्सेट्रा, ये सारा आपको एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू करने की जरूरत है। दीज आर ऑल द सजेस्टेड पॉइंट्स अंडर दिस एडिटोरियल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, ये ऑथर ने यहाँ पे बोला बेसिकली जो अभी एलिफेंट की डेथ हुई थी इन द केरला बिकॉज ऑफ ईटिंग दैट पाइनएप्पल फील्ड ऑफ फायर क्रैकर्स, वहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बोला है कि एक वर्मिन का कंसेप्ट होता है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है खुद प्रोविजन दे चुकी है कि दे कैन डिक्लेयर ओवर बर्डन्ड एनिमल्स एज वर्मिन एंड किल देम अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो उनको मारने का परमिशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही देता है, जो लीस्ट कंसर्न के एनिमल्स होते हैं और ऐसे एनिमल होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं जो फार्मर्स के क्रॉप्स एंड ये है, उनको वर्मिन घोषित कर दिया जाता है एंड द गवर्नमेंट गिव्स परमिशन टू किल देम अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर का थी। केरला में जो बोअर है दैट इज अ वर्मिन, और अब ऐसा कहा जा रहा है, कई लोगों ने ये भी कहा कि जो फार्मर्स हैं वो ये पाइनएप्पल्स बेसिकली बोअर को किल करने के लिए रखते हैं, बट नाउ दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट कि एलिफेंट हैज ईटन दैट, है ना। तो ये चीज़ है। मैं तो ये बोलूँगा कि इतना ही रिस्पॉन्सिबल वो लोग भी हैं जो लोग चलो आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स ऑथर ने बोली है। ऑथर ने प्रॉब्लम्स यहाँ बताई, बेसिकली पहली तो यही हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ऑथर ने बोली कि जो पुअर फार्मर्स हैं दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन नेविगेटिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस टू गेट द अप्रूवल्स एंड ऑल। फिर वो क्या होता है कि जब वर्मिन होते हैं उनके क्रॉप्स को ख़त्म कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। अब ये बेचारे क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, कंपनसेशन के लिए दौड़ते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है ना। तो बेसिकली उनकी तो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि उनकी प्रॉब्लम कौन देखेगा, ठीक है। अभी अनफॉर्चुनेट है कि एक एलिफेंट की डेथ होती है, लेकिन ये भी तो है कि उतना ही अनफॉर्चुनेट उन फार्मर्स का है जिनका नुकसान होता है, और अगर वो इस चीज़ को ना रखें तो भी गलत है ना।
थर्ड प्रॉब्लम विद द नैरेटिव अराउंड दिस इंसिडेंट इज दैट ऑल ह्यूमंस आर ग्रुप्ड टुगेदर। अब ऑथर ने यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये बोली कि सारे ह्यूमन बींग्स मिल करके बोल रहे हैं ऑल लाइव्स मैटर, जबकि वो सबसे बड़े रीज़न है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा उनकी है कि दे हैव डिस्टॉर्टेड द इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज ने इतनी स्पीशीज़ को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है, नॉन वेजिटेरियन जो एक्टिविटीज़ रहती है उनके कारण इतनी स्पीशीज़ को रोज़ मारते हैं, इतने लोग, इतने एनिमल्स की वो रोज़ जान लेते हैं, खुद के डाइनिंग टेबल में सजा के आप खा सकते हो, लेकिन वहीं पे आप बेसिकली कहना चाहिए कि जब एक इस तरह से किसी की जान जाती है तो आप बोलते हो कि अरे ये देखो बहुत गलत हो गया। तो गलत तो वो भी है, अगर ऑल लाइव्स मैटर आप कहते हो तो आप उसको मीन नहीं कर रहे ना, मतलब इफ़ यू लव एनिमल्स देन यू डोंट ईट देम, है ना, सिंपल सी बात ये है। तो आप अपने डाइनिंग टेबल में उसको सजा के खाओ तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसको आप बोलते हो कि ये बेसिकली क्यूजीन है एंड एग्जॉटिक है एंड पता नहीं क्या क्या बोलते हो, और वहाँ पे अगर किसी इस तरह से अनफॉर्चुनेट किसी की डेथ होती तो आप फिर उसको बोलते हो ऑल लाइफ्स मैटर एंड फलाना ढिमकाना। तो ये स्यूडो इंटेलेक्चुअलिज्म, हिपोक्रेसी जो है वो गलत चीज़ है। तो यही ऑथर ने यहाँ पे बेसिकली इसी चीज़ को ऑथर ने यहाँ बोला था कि फार्मर्स के पहले आपको वो दूर करने चाहिए। दूसरा कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटीज़ हैं, ये लोग मेयरली रबर स्टैम्प बन के रह चुकी है, क्योंकि इन्होंने लार्ज फॉरेस्ट लैंड उनको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन किया है उसका। फॉर एग्जाम्पल अभी एक कोल माइन का प्रोजेक्ट था, उसको अप्रूवल दे दिया गया था इन द एलिफेंट एरिया। तो और ऑथर ने यही बोला कि मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को आपको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट उसका इंटरेक्शन जो है कम से कम रहे, ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू स्टॉप दीज थिंग्स। ओके, तो ये ऑथर ने यहाँ पे बोला था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे एक दुर्गा टेम्पल का जिक्र है, कनक दुर्गा टेम्पल। इसका लोकेशन याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है कनक दुर्गा टेम्पल। कोविड-19 डिलेज द डिलीवरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीवीआईपी प्लेन्स। तब बोइंग के साथ, यूएसए का जो बोइंग है एयरलाइंस, उनके साथ हमने पहला वीवीआईपी प्लेन का जो कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो बेसिकली एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है बोइंग, एंड उन्होंने बेसिकली B777 300 ER प्लेन्स देने का वादा किया था, जो विच विल बी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। जो वीवीआईपी प्लेन होंगे वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रेवल। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम होगा और एक बेडरूम होगा, अटैच लैट बाथ होगा, ये सारी चीज़ें उसमें फैसिलिटी रहेगी। ओके, ये एयरक्राफ्ट बोइंग हमको प्रोवाइड कर रहा है, एंड इसमें डिफेंस सिस्टम भी लगा रहेगा, इक्विप्ड रहेगा, सैटेलाइट सेंसिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लगी रहेगी। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। सो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का एक नॉवल था चित्रांगदा, उसका नाम याद रखिएगा कि अभी एडेप्टेशन है इसका चित्रांगदा का, चाहे वो डिजिटल किया गया है, बट याद रखिएगा इट्स रविन्द्रनाथ टैगोर्स कंपाइलेशन, इसको चित्रांगदा। ठीक है ना। चाइना एक्सोनरेट्स इटसेल्फ इन वाइट पेपर। तो चाइना ने खुद को माफ़ कर दिया है और कह दिया है कि चाइना ने कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं की है। दे हैव नॉट डिलेड द रिपोर्टिंग ऑफ कोविड-19 केसेस। उन्होंने कहा कि पहला केस 27 दिसंबर को आया था और पहली बार ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो जनवरी 19 को पता चला था। तो हमने तुरंत वो किया और हमने कोई देरी नहीं लगाई। सो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।